हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे दिस इज द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th बेसिक कंसेप्ट। हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। न्यू चैप्टर है, इसमें आपके पास बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी आपके कंसेप्ट्स आप 11th और 12th और हायर क्लासेस में यूज करोगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो बेसिक यूनिट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ये सारी आपकी 7 बेसिक क्वांटिटीज है, ठीक है। लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट है और लुमिनस इंटेंसिटी, और इनकी यूनिट्स जो मेजरमेंट की हैं वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेंथ की हमारी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, मास की केजी, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट की मोल जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, डिग्री फैरेडे से हम डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट कन्वर्जन पे आता है कि डिग्री फैरेडे फॉर एग्जाम्पल आपका 32 डिग्री फैरेडे है, ठीक है, या डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है आपको 35 डिग्री। तो आपको इसमें फैरेडे में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आपको सी की जगह आपको 35 पुट करना है। ऑन सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग द आंसर इन फैरेडे, ठीक है। डिग्री एफ लिखा मतलब ये फैरेडे में कन्वर्जन है। या फिर अगर आपको कैल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैल्विन में कन्वर्ट करने के क्या करते हैं हम, डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 करते हैं, देन यू विल बी गेटिंग योर टेम्परेचर इन कैल्विन, ठीक है। ये टेम्परेचर की कन्वर्जन कराइए। नेक्स्ट आपके पास दो टर्म्स आती हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है? आपका बेसिक जो हमारी प्रिसीजन वैल्यू होती है, वो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हो वो आपस में तो कोरिलेट होती है, लेकिन जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, जो सही वैल्यू है, उसके पास नहीं आती, ठीक है। प्रिसीजन में आपके जो फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा है, उसकी 3 रीडिंग्स ली हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 रीडिंग्स लिख दी आपकी 0.56, 0.559 और 0.55। ये आपकी तीनों वैल्यूज आपस में तो एक दूसरे के क्लोज है कि 0.55 सब ठीक है, लेकिन जो आपकी एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी 0.65 वो नहीं आई, तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये प्रिसाइज वैल्यूज है, ठीक है। प्रिसीजन मतलब आपस में तो जो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल आई हैं वो आपकी क्लोज होती हैं, लेकिन जो ट्रू वैल्यू आनी चाहिए, जो असली रियल वैल्यू आनी चाहिए, उसके वो क्लोज नहीं होती, ठीक है। ये जो आप रीडिंग्स ले रहे हो ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन आपने तीनों रीडिंग्स ली हैं तो वो आपस में प्रिसाइज है, मतलब वो क्लोज है, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसके नियर अबाउट आनी चाहिए जो आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। जो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, जो आपकी वैल्यूज है दैट आर नियर अबाउट द ट्रू वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.6 है, 0.59 है और 0.61, ठीक है। इसकी एक्यूरेट वैल्यू आपकी फॉर एग्जाम्पल 0.6 है, तो उसके आसपास ही ये वैल्यूज है, लेकिन आपस में ये प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। कई बार आपको डाटा दिया होता है और आपको पूछा होता है विच वन इज द प्रिसाइज वैल्यू और विच वन इज द एक्यूरेट वैल्यू, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रिसाइज मतलब आपस में वो इक्वल के बराबर ही होती है, ठीक है, जैसे 0.55 ही सब में आया था, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आनी चाहिए उसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है। देन ओनली यू विल से योर रिजल्ट विल बी एक्यूरेट। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ, उसके साथ इसे कंफ्यूज नहीं करना, थोड़े से कंसेप्ट इसमें डिफरेंट है। आपको इसमें रूल्स हैं, ये 4 ही रूल्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रूल है आपका कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो जीरोस हैं चाहे वो नंबर है, उन्हें हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 6 और 6 नॉन जीरो डिजिट है ना, ये देखो इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज है इन्हें इंक्लूड करके आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बताती है हमें कि इसमें कितनी हमारी एक्यूरेट नंबर्स हैं जिससे हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो 6006, इन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होते हैं उन्हें हम काउंट करते हैं इन कैलकुलेटिंग आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसमें देखो 4 डिजिट्स थे तो चारों को हमने काउंट करा। फॉर एग्जाम्पल एक और देखो, एक आपका अगर सेकंड रूल है आपका कि अगर आपका जीरोस आपकी डेसिमल से पहले हो, ठीक है, जैसे आपका नॉन जीरो डिजिट था 5, इससे पहले अगर जीरो होता तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करते, लेकिन अगर थर्ड रूल है आपका कि अगर वो नॉन जीरो डिजिट के बाद हो जीरो तो उसे हम काउंट करेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हुए। नेक्स्ट है अगर फॉर सिंपल आपका नॉन जीरो डिजिट्स के बाद अगर आपका जीरोस लिखे हुए हैं तो हम उसे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं, 10 रेज़ टू पावर समथिंग की, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब 10 रेज़ टू पावर समथिंग, नॉन जीरो डिजिट मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर जितनी जीरोस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ 5000 है, 5000 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अब जितने भी 10 की पावर होगी वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, ठीक है। तो 5 इज ओनली योर सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आई, 1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपको कुछ मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ दैट यू हैव टू ट्राई, एक मैं डिस्कस कर रही हूँ एक और एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करनी है और बाकी आपको यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब देखो फर्स्ट आपका जो है 0.563, इसमें आप कैलकुलेट करोगे जो आपका सेकंड रूल था कि डेसिमल के बाद जितने भी नॉन डिजिट्स है प्लस जीरो है वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। इसमें देखो 0.5630, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है आपकी 4, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है 4। नेक्स्ट आपका 5.43 एंड 0.003, ये आपके होमवर्क है दैट यू हैव टू डू इट। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक। जो इनके अगर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आपके बोर्ड मास के सिग्नेचर आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस या डिवीजन है मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल 5 इंटू, अगर आपके पास क्वेश्चन आए 5 इंटू 5
इंटू 10⁻³ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर से निकालो। तो जैसे आप मैथ्स में करते हो वैसे ही करोगे, 5 × 5 25, 25 इंटू 10⁻³ लेकिन 10⁻³ वाली आपने काउंट नहीं करनी सिग्निफिकेंट। तो इसका आंसर कितना आया, 25 की कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आई है, 2। इसका आंसर है 2 इज द आंसर। ठीक है, आपने जस्ट मैथ्स के जैसे रूल्स अप्लाई करते हो वैसे ही इसमें मैथ्स की तरह ही रूल्स अप्लाई करने हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो आपको 4 बेसिक रूल सिखाए हैं वही आपको याद करने हैं और वही अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक लॉज। ठीक है, लॉज पढ़ेंगे हम डिफरेंट। इसमें आपके 4 लॉज है आपके पास, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। एक होता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, वो वाला इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आपके सिलेबस में कट है। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपका सिलेबस में कट है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आपको मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगी फॉर योर आईआईटी एग्जाम्स। ठीक है, आईआईटी एग्जाम से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए मैं वो एक्सप्लेन करूंगी, बट वो आपके सिलेबस में कट है, उसके बेस न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, वो आप अपने भी पे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगी। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जितना आपका मास रिएक्टेंट्स का होगा रिएक्शन से पहले, उतना ही आपका मास प्रोडक्ट्स का होना चाहिए। दैट इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये इसकी मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में इसका लिखा हुआ। ठीक है, सेकंड आपका जो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मॉडिफाई करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी और मास आपस में कोरिलेट कर रहे हैं कि एक रिलेशन के कारण इसका नाम क्या पड़ा, लॉ ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, ये मॉडिफाइड किया था, किसने किया था, आइंस्टाइन ने। ठीक है, नेक्स्ट इसके बेस न्यूमेरिकल्स है, इजी है काफी और आप इजिली ये सॉल्व कर सकते हो। मैं एक डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 और 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, एक रेसिड्यू दिया उसने 18 ग्राम का। व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज? CO2 का क्या रिलीज मास हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे, NaHCO3 और एसिटिक एसिड के बीच में रिलेशन लिखने के बाद आपको एक सॉल्ट बना है प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, आपने CO2 का मास निकालना है। अब आपको रेसिड्यू क्या है, ये CH3CO2। ठीक है, ये आपका रेसिड्यू है और रेसिड्यू का आपको बिफोर द रिएक्शन, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या आएगा आपका, ये आपको गिवन है 6.3 प्लस 15, आप प्लस करोगे 21.3। ठीक है, अब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास आपने 21.3 निकाला है और प्रोडक्ट का क्या आएगा, CO2 इज योर गैस। ठीक है, रेजिड्यू में आपका CH3CO और वाटर, ये आपका रेजिड्यू और CO2 आपकी गैस है तो वो इजीली लिबरेट हो सकती है, इसलिए CO2 का इसमें रेजिड्यू में काउंट नहीं होगा। तो CO2 को आपको निकालने के लिए बाकी जो रेजिड्यू में से रिएक्टेंट का मास सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल बी गेटिंग योर 3.3। इसका आंसर ये आया। ठीक है, इसमें हमने कौन सा लॉ अप्लाई करा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करा है, इसमें रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमने इक्वल करके CO2 का मास निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है आपका, कि आपका अगर एक कंपाउंड सेम एलिमेंट्स के साथ बना हुआ है तो वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे बाय मास। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। ठीक है, वाटर लो सिंपल आप सबको पता है H2O वाटर है। ठीक है, वाटर के अगर आप एलिमेंट्स को देखोगे, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो उनकी रेशियो क्या आई, 2:1। ठीक है, और आप और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बेसिस पे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, एक और बात इसमें देखो, हाइड्रोजन मैंने एग्जाम्पल तो ले लिया, लेकिन हाइड्रोजन में आपने पढ़े हुए हैं आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आपके पास 2 और आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम ट्रिटियम। आइसोटोप्स में मास डिफरेंट होता है, तो इसमें तो मास के बारे में ही कर रहे हैं ना, फिक्स्ड रेशियो, तो मासेस डिफरेंट होने के कारण की रेशियो डिफरेंट आएगी। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं करता लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकंड थिंग कि अगर मास हमने कंपाउंड हमने सेम मास एलिमेंट्स हमने सेम रखे हैं, ठीक है, और उनकी रेशियो अगर हमने सेम रखी है लेकिन कंपाउंड आपका डिफरेंट बन रहा है। इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये अल्कोहल है आपका, ठीक है, ये ईथर है CH3O CH3। इसमें कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की रेशियो देखेंगे। ठीक है, पहले वाले में और सेकंड वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाले में आप देखोगे कार्बन की रेशियो 2 है, 6 आपके हाइड्रोजन है और 1 आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट में। सेकंड में भी देखोगे ये 2 कार्बन है, 3 और 3 6 आपके हाइड्रोजन है सेम और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, रेशियो तो सेम आई दोनों एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स की। ठीक है, दोनों कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की रेशियो सेम आई, लेकिन दोनों कंपाउंड डिफरेंट बन गए। पहला अल्कोहल है, सेकंड आपका ईथर है, तो कंपाउंड डिफरेंट बनने के कारण आपके डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, लेकिन ये आपका लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसके बेस एक न्यूमेरिकल है आपका कि लेड के आपके 2 ऑक्साइड्स लिए हैं। ठीक है, लेड ऑक्साइड आपको 2 फॉर्म में हमने फॉर्म किया है। ठीक है, तो आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करना है। ठीक है, आपका न्यूमेरिकल है, ये आपको डाटा गिवन है 6.488 लेड प्लस ऑक्सीजन, तो आपका लेड ऑक्साइड मिला। ठीक है, लेड ऑक्साइड एक और तरीके से भी, ये तो आपने सिंपल लेड और ऑक्सीजन को करा। लेड ऑक्साइड हम कैसे भी, एक और सेकंड मेथड क्या है कि लेड नाइट्रेट को आपने हीट करा और आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। ठीक है, तो हम इसे करेंगे कैसे, पहले फर्स्ट वाले से हमने मास ऑफ पर ऑक्साइड निकाल दिया। ठीक है, PbO2 कैसे निकाला, आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वहां से हमने लेड ऑक्साइड कितना बनेगा, रिएक्टेंट्स जो है आपके 1.02 ऑक्सीजन और लेड, इन दोनों को प्लस करा, यू विल बी गेटिंग योर लेड ऑक्साइड। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड मिला। सेकंड आपका देखोगे आप कि आपने इसमें अब देखो
6.49 इस दोनों केसेस में हम बेसिकली करेंगे क्या कि 100 ग्राम आपका परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है? कि ऑक्सीजन आपको कितने परसेंटेज अमाउंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड एलिमेंट में परसेंटेज ऑक्सीजन निकाला है, तो फर्स्ट वाले में भी हम ऑक्सीजन का अमाउंट निकालेंगे, कितने परसेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दोनों को कंपेयर करेंगे, डाटा इक्वल आना चाहिए, ठीक है? ज़्यादातर हम यही करते हैं। आप लेड को भी कर सकते हो, लेकिन हम इस केस में ऑक्सीजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का आपको एक गिवन है, ठीक है? एक एलिमेंट गिवन है, हमें सिर्फ इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन कम होएगी। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल परसेंटेज लेड दिया होता पीबी, तो हम उसे पीबी को फर्स्ट कंपाउंड में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? मैं रिपीट कर रही हूँ इस न्यूमेरिकल को कैसे करना है। इसमें हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट केस निकालें, ठीक है? ये फर्स्ट केस है, लेड नाइट्रेट वाले को हीट करना है, सेकंड केस है, ठीक है? फर्स्ट केस में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे और सेकंड केस में तो आपको गिवन ही है क्वेश्चन में। तो आप दोनों को कंपेयर करोगे, वो इक्वल आ जाएगा और आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? अगर परसेंटेज ऑक्सीजन की जगह लेड दिया होता तो हम ऊपर वाले से लेड निकालते, ठीक है? क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस आपको ईज़ी हो जाती है, ठीक है? आपको अब इसमें देखोगे आपने मास ऑफ पेरोक्साइड निकाला, अब देखोगे आप पीबी 6.493 पीबीओ2 में कितनी ऑक्सीजन है, जो आपको गिवन है 1.02। अब आपको 100 में निकालना है लेड ऑक्साइड में कितना गिवन है, तो आपने इसको कैलकुलेट करा, यहाँ पे ऊपर रहा 7.49, नीचे 100 मल्टीप्लाई में, ऑन कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग 13.38, ठीक है? ये आपका आया फर्स्ट केस में ऑक्सीजन। सेकंड केस में आपको गिवन ही है स्टेटमेंट में, तो दोनों इक्वल आने के कारण योर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। कि आपका लेड ऑक्साइड आपने दो डिफरेंट तरीके से बनाया, लेकिन एलिमेंट्स तो सेम है ना आपके लेड और ऑक्सीजन, तो वो कांस्टेंट आपकी रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? जब टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, मासेस ऑफ वन एलिमेंट शुड बी द फिक्स्ड मास ऑफ अदर, ठीक है? वो सिंपल रेशियो में होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल इसे क्वेश्चन करेंगे, ये देखो मैंने इसको उसमें सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा, ठीक है? एक एलिमेंट तो सेम है, सेकंड और थर्ड अगर डिफरेंट है उसका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर है, ठीक है? कॉपर आपका ऑक्साइड के साथ और पर ऑक्साइड दोनों के साथ बना सकता है। ऑक्साइड के साथ 2 नेगेटिव, पर सुपर ऑक्साइड के साथ 1 नेगेटिव, ठीक है? सुपर ऑक्साइड के साथ और पर ऑक्साइड के साथ कॉपर दोनों के साथ कंपाउंड बना सकता है। लेकिन ये ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड आपस में किस रेशियो में होंगे? वो फिक्स्ड होगी, ठीक है? दैट शुड बी इन अ फिक्स्ड रेशियो। यही हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन करें, ठीक है? ये इसके न्यूमेरिकल है, 2 ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 2 ऑक्साइड, ऑक्साइड ए और ऑक्साइड बी, ठीक है? इसमें हमने क्या करेंगे कि 1/100 पार्ट निकालेंगे, ठीक है? उस एलिमेंट उसके 1/100 पार्ट निकालेंगे उस एलिमेंट का, एक ऑक्साइड में और दूसरे में भी वही करेंगे और दोनों की हम रेशियो लेंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, 1/100 निकालेंगे एक एलिमेंट का फर्स्ट का, और उसको सेकंड और थर्ड ऑक्साइड में से, सेकंड और थर्ड में से निकालेंगे रेशियो कितना आया है 1/100 उसका, और उनकी रेशियो लेंगे। वो आपकी देखोगे आप, वो फिक्स्ड रेशियो है, मतलब कि 1:2, 2:3 नंबर की फॉर्म में या पॉइंटों की फॉर्म में हम नहीं लेंगे, ठीक है? ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट आपका ऑक्साइड, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? ऑक्साइड ए में 63.464 ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑक्सीजन कितने के साथ कंबाइन करा? 36। तो 1/1 पार्ट किसके साथ कंबाइन करेगा? तो आपने ये निकाल लिया, ठीक है? सिमिलरली यही चीज़ हम ऑक्साइड बी के साथ भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? 46.67 आपका 53.3 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 1 पार्ट किसके साथ करेगा? 1.14। अब आप इस दोनों की रेशियो लोगे, ठीक है? रेशियो क्या आएगी आपकी? 0.5:1:1.4। तो आप देखोगे इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे को, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1:2.2, ठीक है? ऑन आप 5 से लेस है ना, इसको इग्नोर कर सकते हो, तो 1:2 आपकी कांस्टेंट रेशियो आई, ठीक है? तो आप इसमें आपने कौन सा लॉ वेरीफाई? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि आपका नाइट्रोजन तो सेम रहा, लेकिन ऑक्सीजन जो आपने 1 पार्ट लिया है वो आपके डिफरेंट रेशियोज में आ रही है, ठीक है? दिस इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट यही आपके 3 लॉज जो सिलेबस में मेंशन है, जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे? आपका ट्रायंगुलर फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, ए और बी की फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? कॉपर किसके साथ रेशियो निकालेंगे? कॉपर किसके साथ निकालेंगे, ठीक है? कॉपर की जो रेशियो आएगी वो इक्वल आएगी जो ए और बी आपस में जिस रेशियो में होंगे, ठीक है? यही चीज़ हम इसमें निकालते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है? ये आप न्यूमेरिकल अपने बिहाफ पे देख सकते हो, डिफरेंट बुक्स में दिए हुए हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है? इसमें क्या होता है कि सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे जितने आपके रिएक्टेंट होते हैं वो आपके गैसियस प्रोडक्ट रेशियोज में सिंपल होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ये कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया सिंपल रेशियो में, ठीक है? 1:3:2 ये यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री रेशियो, स्टोकियोमेट्री रेशियो। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है? ये आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में भी, यहाँ पे एक बार मैं आपको क्विक गो थ्रू करवा रही हूँ। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है आपकी, कि जितने भी आपके मैटर सराउंडिंग में है दैट इज मेड अप ऑफ एटम। सेकंड आपका पोस्टुलेट क्या है? ये पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन्स के, जिसको आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे कि ये आपके सही नहीं है, ठीक है? इसकी लिमिटेशंस है, ये ऑलवेज आर दिस पोस्टुलेट्स आर नॉट ट्रू, ठीक है? मैटर आपका फर्स्ट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ
स्मॉल एटम दैट आर एटम्स। सेकंड है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, कि एटम से छोटा नहीं हो सकता। लेकिन जब बोहर और रदरफोर्ड और इन सब के आपने मॉडल्स पढ़े हैं तो आपको पता है कि एटम के अंदर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कि एटम को हम डिवाइड फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पे कर सकते हैं। तो एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, यही इसकी लिमिटेशन बन जाएगी आगे। नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि एटम को आप ना खुद क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो अपने आप ही बनता है इन द नेचर। फोर्थ है आपका आइडेंटिकल, ये भी इसका ऊपर जो डिस्ट्रॉय और क्रिएट है, ये आप देख रहे हो कि आप साइंटिफिक तरीके पे इन योर एटॉमिक बॉम्ब्स, ठीक है, हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बनाते हैं ना डिफरेंट आपके, तो एटम्स को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। फोर्थ है आपका आइडेंटिकल एलिमेंट्स, जितने भी होते हैं सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आप कोई भी ले लोगे, हाइड्रोजन चाहे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करा हुआ है आपने या कहीं और डिफरेंट कंट्री से, दे आर आइडेंटिकल, मतलब वो सेम होते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के लोगे एटम्स, वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कार्बन आपके डिफरेंट एटम्स है और ये आपकी डिफरेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, कि एटम्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट्स है और एटम्स है, दे कंबाइन टू फॉर्म योर वाटर। ओके, नेक्स्ट इसमें है कि आपके, और वो एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करते हैं, ठीक है, हम 2:1 जैसे हमने ऊपर करा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, 2:1। अगर डिफरेंट रेशियो में करेंगे दे विल फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है आपका, जैसे ये देखो इन द रेशियो, डिफरेंट रेशियो में करें ना, देखो SO2 और SO3, SO2 आपका सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो ट्राइऑक्साइड में 1:3, डाइऑक्साइड में 1:2 रेशियो में करेंगे। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है, वो आप इसमें एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास उस फॉर्मूलाज है और उसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स है, इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अगर किसी कंपाउंड का निकालना, अगर आप वेपर डेंसिटी दी हुई है तो उसको हम 2 टाइम्स कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग द मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट आपका है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने जो पढ़े हुए हैं इन योर मास परसेंट, मास बाय वेट, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, वो आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बेस हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये आपके टॉपिक्स आपके 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में दोबारा रिपीट होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से यहाँ पे समझ लो, और उसके एप्लीकेशन हम सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास में दोबारा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है कंसंट्रेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज क्या होता है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है, मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में ऊपर सोल्यूट का वॉल्यूम, नीचे सोल्यूशन का। अगर आपके पास आए मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, मास ऊपर सोल्यूट का, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दिस इज योर इनटू 100, तो ये आएगा मास बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम, ये परसेंटेज फॉर्म है। नेक्स्ट आपका टॉपिक मोलैरिटी, ठीक है, एम कैपिटल एम से लिखते हैं हम मोलैरिटी को। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ऊपर हम मोल्स लिखते हैं सोल्यूट के, नीचे लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसका ये हो गया आपका मोलर सोल्यूशन। अगर आपके मोलैरिटी आ जाएगी, मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट लेते हैं, ठीक है, इसको आप न्यूमेरिकल्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगी इसके बेसिस पे। नेक्स्ट है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, लेकिन हम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका, कि आपने इसमें नंबर ऑफ आयंस को भी हम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ आयंस को हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं, देन यू विल बी गेटिंग इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसको आप और इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो सॉल्यूशन चैप्टर जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है 12th क्लास का, उसमें आप जाके डिस्कस कर सकते हो, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, ये सारे कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है, एक बार आप जाके वो देखो, ठीक है। जो यहाँ पे अब हम इन डेप्थ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में क्या होता है कि आपका 1 मोल किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का, इक्वल टू, ये चीज रिलेशन ही लर्न कर लो, बस यही सफिशिएंट है, आपको सारा मोल कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ये चीज आपको पता चाहिए। 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास इक्वल टू योर एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर होता है जो वैल्यू लिखी है, एटम्स, एवोगैड्रो एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी, ठीक है, इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है, इक्वल टू 22.4 लीटर। और इसके लिए जो आपका टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पर, टेम्परेचर 25 और प्रेशर आपका 760, इसके ऊपर आपकी 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसके बेस हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स क्या होता है आपका, जो आपको गिवन मास है डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, देन यू विल बी गेटिंग मोल्स, ठीक है। मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो बॉक्स में है ये है। नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल्स करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और हो जाएगी आपको, ठीक है। इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, ठीक है, Na2CO3 की और 53 ग्राम, ठीक है। अब आपको पता है, आपको मास गिवन है और एटम्स, तो आपको जो मैं डबल टिक कर रही हूँ,
इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, ठीक है? मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का आप कैलकुलेट करोगे 106 आएगा। तो आपको गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास पुट करने के बाद आपका नंबर ऑफ मोल्स आया 0.5। लेकिन आपको पता है 1 मोल किसके बराबर है? योर एवोगैड्रो नंबर के, ठीक है? एवोगैड्रो नंबर इंटू 2। 2 क्यों करा आपने? क्योंकि आप इसको जब Na2CO3 को डिसोसिएट करोगे, ठीक है? Na2CO3 को, तो आपके जो 2 सोडियम प्लस योर CO2 आएगा, ठीक है? ऑन बैलेंसिंग यू विल बी गेटिंग 2 सोडियम के एटम्स, ठीक है? 2 सोडियम के एटम्स है ना, तो इंटू 2 एवोगैड्रो नंबर लिखा है। लेकिन ये 1 मोल है, हमें कितने में निकालना है? 0.5 में। तो 0.5 को आप सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग दिस योर आंसर। सिमिलरली अगर आपको कार्बन, ऑक्सीजन इनके निकालने होंगे, तो मैं ऑक्सीजन का डिस्कस कर रही हूँ, कार्बन आपका होमवर्क है। ओके, ऑक्सीजन में देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है? 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और आपको 0.5 में निकालना है, ठीक है? 0.5 में क्या निकालोगे? 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 0.5, यू विल बी गेटिंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की 0.5 मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल। कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है 98% बाय मास। बाय मास दिया हुआ है मतलब आपको मास परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है? मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? मास परसेंटेज का जो आपका फॉर्मूला रहता है। मास 98% दिया हुआ है और उसकी डेंसिटी दी हुई है। आपको बताना है इसका कितना वॉल्यूम आप लोगे इस सॉल्यूशन का टू मेक 5 लीटर ऑफ इस मोलैरिटी का, ठीक है? ये आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसे आप प्रैक्टिकली भी लैब्स में परफॉर्म करते हो, ठीक है? आपको फॉर एग्जांपल एक बॉटल दे दी H2SO4 की और आपको बोला कि इतना वॉल्यूम बनाना है आपको और इतना आपको मोलारिटी या नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन की। तो आप उसमें ये फॉर्मूलाज़ को अप्लाई करोगे, ओके? तो इसके सबसे पहले आपको निकालनी है जो आपको गिवन सॉल्यूशन दिया हुआ है 98% इसकी मोलारिटी, ठीक है? 98% से आप क्या समझते हो कि 98 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? यही समझते हो आप, बाय मास लिखा हुआ है ना? अगर वॉल्यूम देते तो यहाँ ग्राम की जगह हम लीटर लिखते, 1000 लीटर या 1 लीटर लिखते, ठीक है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें आपका मास तो आपको ऑन रीअरेंजमेंट आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे आप कि कितना सॉल्यूशन में आपका ये बना है, ओके? कि कितना आपको सॉल्यूशन आप बना रहे हो उसका, ठीक है? मोलैरिटी क्या निकालते हैं? मास डिसॉल्व इन, सबसे पहले मोलैरिटी निकाल रहे हैं ना 0.5 मोलैरिटी, तो इस सॉल्यूशन ऊपर वाले सॉल्यूशन की हम मोलैरिटी निकालेंगे पहले, ठीक है? मोलैरिटी निकालने के लिए आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? अगर लीटर में ना दिया हो तो हम इसे डिवाइड करते हैं 1000 से, ठीक है? अब इसमें देखो 98 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? इससे डेंसिटी क्या, आपकी डेंसिटी गिवन है आपको, तो आप क्या निकाल लोगे यहाँ से? योर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे ना, इन लीटर्स निकाल रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले डेंसिटी देखो आपकी 1.834 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो आपको सेंटीमीटर क्यूब को आपको फर्दर लीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है? उसके लिए आप सबसे पहले वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या? ऑन रीअरेंजमेंट मास बाय डेंसिटी। मास कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय योर डेंसिटी, यू विल बी गेटिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अब मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास m1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स कितना है? क्योंकि 98 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, ठीक है? क्यों? H2SO4 का आप एटॉमिक मास निकालोगे वो आपका 98 ग्राम आएगा। तो मैंने ऊपर वाले रिलेशन में कराया है आपको कि 1 मोल किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर मास के। तो 1 मोल किसके बराबर आया आपका? मॉलिक्यूलर मास के। तो 1 मोल की वैल्यू आपने नंबर ऑफ मोल्स मान रखे, वॉल्यूम आपने नीचे रखा, ऑन सॉल्यूशन यू विल बी गेटिंग 18.4, ठीक है? इसको हम इस इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है? ये m1v1 इक्वल टू m2v2, या फिर अगर नॉर्मेलिटी निकालते तो n1v1 इक्वल टू n2v2, ठीक है? ये आपके दो रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के, कि n1v1 इक्वल टू n2v2, ओके? ये आपने जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाऊंगी आपको तब थर्मोडायनेमिक्स में, तब वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको कि ये रिलेशंस कहाँ से डिराइव होते हैं। अभी आप जस्ट ये लर्न कर लो, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, उसमें आपके पास v1 की वॉल्यूम निकालना है ना, तो v1 की वैल्यू निकालनी है। ये आपको m2 और v2 0.5 और 5 ये क्वेश्चन में गिवन है, ये दिया हुआ ना 5 लीटर ऑफ 0.5, तो ऑन सॉल्यूशन v1 की वैल्यू ये आई है 136 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? क्वेश्चंस आप जितने सॉल्व करोगे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, ओके? नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आपके इंपीरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका? n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है? n क्या होता है अब आपका? मोलर मास किसी सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास। अब इंपीरिकल मास तब निकलेगा जब आपके पास इंपीरिकल फॉर्मूला आएगा, ठीक है? इसे क्वेश्चन से करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आपको देखो एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें आपको हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन की परसेंटेज दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में उसके परसेंटेज लिख दिए, ठीक है? नेक्स्ट में मॉलिक्यूलर मासेस, इन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35। नेक्स्ट मोल्स निकालेंगे, मोल्स क्या होता है?
गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो गिवन मास आपका 4.7 था और मोलर मास आपने नीचे लिख दिया, इनको कैलकुलेट करा, यू विल बी गेटिंग दिस। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा आपका कि इसमें जो सबसे छोटी रेशियो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 2 आ रही है सेम, अगर इनमें से भी जो सबसे छोटी वैल्यूज आएंगी 3 में से, उससे आप इन सभी को डिवाइड करोगे। 4.07 को भी इससे डिवाइड करोगे, इसको भी 2.02 से, ठीक है। सारे को छोटी रेशियो क्या आई थी 2.02, तो सारी रेशियोज को इससे डिवाइड करोगे नंबर से। तो ऑन डिवीजन यू विल बी गेटिंग 211, तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के आपकी रेशियोज आ गई, ठीक है। तो इसी को मैंने इंपीरिकल फॉर्मूले निकाला जस्ट, ठीक है। तो कार्बन की कितनी है 1, तो कार्बन 1 लिखी, हाइड्रोजन की 2, क्लोरीन की 1। ऑन सॉल्यूशन यू विल बी गेटिंग दिस योर इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आपका इंपीरिकल मास, जो इसका एटॉमिक मासेस होता है उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है इंटू 1, तो 12 आएगा। हाइड्रोजन का 2 नंबर है और 1 इसका मास है। क्लोरीन का 35.5 और रेशियो क्या है इसकी 1, तो ऑन सॉल्यूशन यू विल बी गेटिंग 49.5, ठीक है। 49.5 और गिवन आपको जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, उसमें आपका मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होता है। ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको 98.96, ठीक है। तो मोलर मास आपने यहाँ पे n की वैल्यू पुट करी 98.96 और इंपीरिकल मास निकाला तो आपका n आ गया। नेक्स्ट आपको स्टेप है, थर्ड स्टेप आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। n की वैल्यू 2 है, इंपीरिकल फार्मूला गिवन है, ऑन सॉल्यूशन यू विल बी गेटिंग दिस योर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 1-2 क्वेश्चन और बुक में दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में भी, और आपके प्रदीप या आप डिफरेंट कोई और बुक्स गो थ्रू कर रहे हो तो आप उसमें से ट्राई कर सकते हो ऑन योर बिहाफ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपका बचता है ऑन द स्टोकियोमेट्री, ठीक है। स्टोकियोमेट्री के बेसिस पे हम क्वेश्चन की वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। जनरल कॉन्सेप्ट जो आपको भी समझाया है वही याद रखना है इसमें भी, स्टोकियोमेट्री में, कि 1 मोल किसके बराबर है आपका मोलर मास और 22.4 लीटर, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इजी हो जाएगा ये करना, ठीक है। स्टोकियोमेट्री क्या करते हैं हम कि उसकी इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन है, उसमें से कंपाउंड के एटम्स या वैल्यूज को डिफरेंट को निकाल दे, ठीक है। आपको निकालना, फर्स्ट क्वेश्चन है मोल्स ऑफ CH4, कितने मोल्स आपके बनेंगे टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन, ठीक है। कंबशन के लिए आप क्या करोगे, मीथेन है, ठीक है। मीथेन के कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है CH4 प्लस O2, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है, मीथेन जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स है वो कंबशन के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो आप रिलीज करते हैं वो CO2 और वाटर। अब इसकी स्टोकियोमेट्री देखो, कार्बन के आगे आपका 1 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन के आगे 2, तो 1 मोल मीथेन का है और 2 मोल्स आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। वो आपका CO2 1 मोल बना रहा है और 2 मोल्स वाटर के बना रहा है, ठीक है। ये 2 या 1 है जो मैंने बोला है, ये इसके आगे के कोएफिशिएंट्स जो आपने एलिमेंट्स लिखे हैं उसके आगे जो नंबर होता है उतने वो मोल्स बनाता है, ठीक है। तो 1 मोल CO2 उसके एटॉमिक मास क्या होगा, जैसे ऊपर वाला रिलेशन यूज करेंगे, 1 मोल इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम होता तो हम उसका एटॉमिक मास लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है, 1 मोल इसके बराबर है। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 44 ग्राम इज इक्वल टू योर 44 ग्राम इज इक्वल टू योर 1 मोल, ठीक है। ऑन रीअरेंजमेंट इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं ना, 44 इक्वल टू 1, तो हमें कितने में निकालना था 22 में, तो 22 किसके बराबर होएगा, इसको डिवाइड करके आप कर सकते हो, ये आप देखोगे 44 का हाफ है, तो इतने ही, ये भी इसको भी हाफ कर दोगे तो 0.5 इज योर आंसर, ठीक है। इसके बेस और भी क्वेश्चन है, आप वो भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि आपको मास ऑफ आयरन विल बी कन्वर्टेड निकालना है कि विल बी कन्वर्टेड टू F3O4 बाय 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट, ठीक है। तो आपने आयरन के ऊपर स्टीम डाली है, ठीक है, तो क्या बना है आपका Fe3O4। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखोगे, आपके पास ये रिएक्शन आ गया, ठीक है। अब आप इसको देखोगे मास निकालना, तो आप इसको मास के टर्म्स में सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अगर मोल्स होता है मोल्स की, अगर वॉल्यूम होता है इस केस में तो हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना स्टार्ट कर देते हैं सारे क्वेश्चन को, कि आपको जनरल रिलेशन जो ऊपर कराया है वो चीज़ याद होनी चाहिए, बाकी आप इसको उसी टर्म्स में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मास में भी आ सकता है, मोल्स में भी आ सकता है, लीटर्स में भी आ सकता है, या फिर आपके एटम्स के टर्म्स में भी आ सकता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन करा था ना Na2CO3 का, आप वो एक बार गो थ्रू करोगे तो वो एटम्स के टर्म्स में भी आएगा। वो हमने सब कुछ जो सॉल्व कर रहे हैं, हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द स्टोकियोमेट्री, ठीक है। कितने इसके कोएफिशिएंट्स है इक्वेशन में, बैलेंस्ड में, वो उसकी स्टोकियोमेट्री पे डिपेंड करते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो कि आपका 72 ग्राम ऑफ वाटर कितने के साथ, आयरन के साथ कन्वर्ट कर रहा है 168 के साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 72 ग्राम ऑफ योर स्टीम या वाटर इक्वल टू 168 ग्राम के साथ वो कंबाइन कर गया आयरन के, हियर इट इज, ये यहाँ पे है, ठीक है। 62 ग्राम हमने जब सॉल्व करा आपका, तो 62 ग्राम 168 आयरन के साथ कंबाइन करें। आपको कितने में निकालना है 18 में, तो 18 किसके बराबर होगा 168 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 18, सॉल्यूशन क्या आया आपका 42 ग्राम, ठीक है। एक बार मैं दोबारा आपको करवा रही हूँ, ये मास ऑफ आयरन निकालना था Fe3O4 बनाने के लिए, अगर आपने 18 ग्राम ऑफ स्टीम डाली है तो आपने 1 मोल में निकालोगे। 1 मोल किसके बराबर होता है आपका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मासेस के, तो आपने इसके स्टोकियोमेट्री से इसके मॉलिक्यूलर मासेस को मल्टीप्लाई करा, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि 168 ग्राम कितने वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है 72, और इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, 72 आपका वाटर कितने आयरन के साथ कंबाइन कर रहा है मास के 168 के साथ, तो आपको 18 में निकालना था, तो आपने 18
672 की जगह 18 लिख के बाकी सॉल्यूशन को सॉल्व किया है, ठीक है? इसके बेसिस पे आप और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हो। होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।